नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। हालांकि वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं क्योंकि जब व्यक्ति एक बार संन्यास ले लेता है तो जन्मदिन नहीं मनाता है। लेकिन इसको कहा जा सकता है कि पूर्व आश्रम का यानी कि उनका जो सन्यासी बनने से पहले का जो नाम था अजय सिंह बिष्ट, उसके तहत जो जन्म हुआ था उनका 5 जून 1972 में पौड़ी गढ़वाल के गाँव में आनंद सिंह बिष्ट के घर पर। आज जो उसको सभी लोग उनको बधाई दे रहे हैं, लेकिन वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते और आज उन्होंने अब इस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस और अपने गुरु की श्रद्धांजलि दिवस के तौर पर भी मनाया। और इसके लिए उन्होंने फलदार पेड़ों के पौधे लगाए और साथ ही साथ घोषणा ये भी की कि जो भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में फलदार पेड़ अपने खेतों में लगाएगा, सरकार की तरफ से उसको सालाना एक निश्चित रकम दिया जाएगी जो महीने के हिसाब से हुआ करेगी। और उसके अलावा सरकार की तरफ से उनको फलदार वृक्षों के पौधे भी दिए जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो क्रांतिकारी और परिश्रमी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको उनके जन्मदिन पर मैं बधाई देता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी आयु लंबी हो और उन्होंने जिस तरीके से कोरोना की इस लड़ाई में बड़े संघर्ष के साथ अपने प्रदेश के लोगों के लिए काम किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और उम्मीद है वो ऐसे ही काम करते रहेंगे। उसी तरीके से उनको आगे बधाई दी जगत प्रकाश नड्डा ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उन्होंने कहा कि चरैवती के मंत्र को आत्मसात करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं। आपके कुशल नेतृत्व के कारण प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। मैं ईश्वर से आपके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं। इसका भी जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री को भी उन्होंने आभार व्यक्त किया और कहा कि आपकी प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में हम सभी पूर्ण सामर्थ्य के साथ नए भारत, सशक्त भारत के निर्माण कार्य के योगदान करते रहेंगे। अमित शाह ने भी योगी आदित्यनाथ को बधाई दी और कहा कि आपको जन्मदिन की बधाई। प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और जनता के कल्याण के प्रति आपका समर्पण बहुत ही प्रशंसनीय है। आपके नेतृत्व में प्रदेश नित्य विकास पथ पर अग्रसर रहे, इसी की कामना करते हैं। जिसको अमित शाह को भी जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने और उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व में सीनियर नेता रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के एक तरीके से संरक्षक के तौर पर भी वो रहे। और उन्होंने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उन्होंने न केवल एक कर्मठ एवं कुशल प्रशासक के रूप में स्वयं को साबित किया है, बल्कि प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूं। जिसका भी जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने। और धन्यवाद आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हम मूर्त रूप जो उनके भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने की जो उनकी एक कामना है, उसको मूर्त रूप देने में नए निर्माण और नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। तो सीधे तौर पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सभी जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, लेकिन वो एक सन्यासी का धर्म निभाते हुए अपना जन्मदिन मनाते नहीं हैं, लेकिन जो बधाइयाँ मिलती हैं उनका आभार भी व्यक्त करते हैं और अपनी कर्मठता से एक नई मिसाल उन्होंने उत्तर प्रदेश में पेश की है। अगर उनके बचपन की बात की जाए तो पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव में पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से बीएससी भी किया मैथ में। उसके बाद एमएससी कर रहे थे और उसी दौरान उनकी मुलाकात और उनकी जो नज़दीकियां हैं गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ जी से हुई और उनके साथ वो फिर उन्होंने 1994 में संन्यास ले लिया, जिसके 4 साल बाद ही वो पहली बार एमपी बने। और वो भारत के सबसे कम उम्र के एमपी भी थे। उस समय 26 साल की उम्र में वो एमपी बन गए थे 1998 में। और उसके बाद लगातार वो 5-7 बार एमपी रहे, जिसके बाद में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विशाल बहुमत मिला और उस बहुमत के बाद में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। और पिछले 3 साल से मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम वो कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा चारों तरफ होती है। हालांकि विपक्षी पार्टियां तो नहीं प्रशंसा करती हैं, लेकिन उन पर सवाल उठाने का या व्यक्तिगत रूप से किसी भ्रष्टाचार जैसे बात का कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है।
वो अपनी कड़क छवि के लिए जाने जाते हैं, अपनी कर्मठता के लिए जाने जाते हैं। और पिछले 70 दिनों से जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, उसके दौरान उन्होंने जिस तरीके से 70 दिन से लगातार वो काम में लगे रहे और उसके बीच में उनके पिताजी आनंद सिंह बिष्ट की मृत्यु भी हुई, देहांत भी हुआ, उसके बावजूद वो अपने गांव नहीं गए और उन्होंने अपने पिताजी को अपने कार्यालय से ही श्रद्धांजलि दी। तो ये उनकी कर्मठता है, ये उनकी निष्ठा और भक्ति है। अगर बात की जाए तो पर्सनली भी हमने उन्हें देखा है काम करते हुए। जब केदारनाथ में आपदा आई थी, फ्लड आया था, उसके बाद हम हरिद्वार में थे और हरिद्वार के बस स्टैंड पर योगी आदित्यनाथ लोगों को बिस्किट और चाय बांटते हुए हमें मिले थे और अकेले वो चाय की केतली लेके लोगों को बांट रहे थे। हम भी फिर उनके साथ लगे और हमने जब पूछा कि आप अकेले ही क्यों लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने बाकी लोगों को दूसरी जगह भेज दिया है और मैं यहाँ अकेला ये सब कर रहा हूँ, बाकी व्यवस्थाएं भी देख रहा हूँ। तो इस तरीके के हैं योगी आदित्यनाथ। उस समय भी ये सांसद हुआ करते थे, 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। तो सीधे तौर पर जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है उसकी अपनी एक सोच होती है और मौलिक सोच अगर होती है तो निश्चित तौर पर उसको राजनीति में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर अब तक परिवारवादी राजनीति हमेशा हावी हुई, मायावती हो या मुलायम सिंह का परिवार रहा हो या फिर दूसरे लोग रहे हों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में परिवारवादी और जातिवादी राजनीति थी, उसी प्रदेश में एक युवा और कर्मठ सांसद का मुख्यमंत्री बन जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे उस समय भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि कुछ लोगों ने ये नाम उठाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं किया था और उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके साथ में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने जिस तरीके से मिसाल पेश की और ख़ासकर कोरोना के इस लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, महाप्रदेश है और दुनिया का अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां देश भी हो सकता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 22 करोड़ लोगों के साथ मिलकर जिस तरीके से कोरोना की महामारी को से बड़ी अच्छी तरीके से लड़ने की मिसाल पेश की और बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन को भी जिस तरीके से उन्होंने संभाले रखा। बाद में जब राशन बांटने से लेकर दूसरी सुविधाओं की बात हो तो सबसे ज़्यादा राशन बांटने का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा लोगों को उन्होंने काम देने का भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उसके अलावा जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में जो प्रवासी के तौर पर उत्तर प्रदेश के निवासी फंसे हुए थे, मजदूरी करने गए थे, उनको भी निकाल कर लाने में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसका आज पीयूष गोयल ने अपने बधाई संदेश में भी जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि आपके सहयोग से हम उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को वापस लौटाने में कामयाब हो पाए। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो निश्चित तौर पर कमलनाथ ने भी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी बधाई दी। ये इस बात का द्योतक है कि योगी आदित्यनाथ के काम को न केवल साथी और उनकी पार्टी के लोग सराहते हैं, बल्कि विपक्षी भी मानते हैं कि कहीं न कहीं इस बंदे की बात में भी दम है और काम में भी दम है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जितनी अच्छी तरीके से ऐसा लगता था कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश होने की वजह से कोरोना के मरीज भी ज़्यादा हो सकते हैं, मृत्यु दर भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से अपने आप को संभाला, जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई, वो यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो मरीजों की संख्या और मृत्यु दर भी काफ़ी कम रखने में योगी आदित्यनाथ कामयाब रहे। उसके बाद जिस तरीके से चीन से कंपनियों के विस्थापन की बात चली थी, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने इस बात को लेकर अपने यहाँ तैयारियाँ शुरू की। MSME से लेकर तमाम जिस तरीके की दूसरी कंपनियों को भी अपने यहाँ आकर्षित करने की बात की और फिर उन्होंने माइग्रेशन कमीशन बनाया, जिसके द्वारा MSME ने 7 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात कही। यानी निश्चित तौर पर जिस बात की लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं वही वो कर रहे हैं कि वो सिर्फ अपना निष्काम भाव से काम करने में लगे रहते हैं और पूरे मनोयोग के साथ में वो ये चाहते हैं कि प्रदेश का जितना ज़्यादा भला हो, जितनी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, जितनी उनके जीवन स्तर में बेहतरी आए, वो उनका सफलता का एक द्योतक है। और यही वजह है कि वो सन्यासी होते हुए भी एक राजयोगी उन्हें कह सकते हैं। और इसका एक और बड़ा अभी नया अवसर उनके सामने आया है। जिस तरीके से अभी एक खबर थी कि एक जो जर्मनी की कंपनी है उसने आगरा में एक फैक्ट्री लगाने की शुरुआत कर दी है और इसमें 10,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिसका उन्होंने कहा था कि मैं प्रदेश में जो हमारे प्रवासी के तौर पर गए हुए मजदूर लौट के आए हैं उनको प्रदेश के अंदर ही मैं काम देने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके अलावा
अगर किसी दूसरे प्रदेश को हमारे इन निवासियों का, उत्तर प्रदेश के नागरिकों का मजदूर के तौर पर ज़रूरत होगी तो उन्हें ये गारंटी देनी पड़ेगी कि वो अपने यहाँ उनके वेतन वगैरह का ख्याल रखेंगे, उनके सुरक्षा का ख्याल रखेंगे और सामाजिक सुरक्षा भी देंगे, उनका बीमा भी कराएंगे। निश्चित तौर पर अपने नागरिकों के लिए वो बेहतर प्रयास कर रहे हैं। और एक और अवसर अब उनके पास आया है, जब नेपाल के साथ भारत के संबंध बिगड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ ने नेपाल को चेताया है कि वो तिब्बत का हश्र याद रखे। और जिस तरीके से चीन ने तिब्बत को अपने में मिला लिया, अगर चीन के साये में, चीन की बातों में आकर नेपाल भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, सीमाओं को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है चीन उसको हड़प मिले। और योगी आदित्यनाथ की इस बात का नेपाल में कितना असर होगा, आप इससे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नेपाल के जो पहले राजा थे जिन्होंने एकीकरण किया था ना नेपाल का, महाराणा पृथ्वीनाथ शाह, उन्होंने जो योगी आदित्यनाथ का जो महंत है जहाँ के गोरखनाथ मंदिर, उसको अपना एक तरीके से तीर्थ बनाया था और वो राजगुरु मानते थे योगी आदित्यनाथ के पूर्व जो गुरुओं को। और इसी तरीके से पूरे नेपाल में आज भी गोरखनाथ मंदिर को गुरु माना जाता है और वहाँ का राजवंश आज भी इनको राजगुरु मानता है। तो योगी आदित्यनाथ की बात का नेपाल की जनता में बड़ा असर है और इसीलिए अब उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में नेपाल के लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी पहल हो सकती है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से चीन के दबाव या प्रभाव में आकर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी इस तरीके की बातें कर रही है और नेपाल में जो गोरखनाथ मंदिर का कितना प्रभाव है वो आप इसी से समझ सकते हैं कि पहले 2006 तक नेपाल के नोटों पर गोरखनाथ मंदिर की तस्वीर हुआ करती थी, वहाँ का घंटा हुआ करता था, चरण पादुकाएं हुआ करती थी, लेकिन बाद में कम्युनिस्ट सरकारों ने उनको हटा दिया। लेकिन एक तलवार अभी भी वहाँ के नोटों पर दिखती है जो कि गोरखनाथ मंदिर के ही महंत ने वहाँ के राजा को दी थी। तो निश्चित तौर पर इस मामले में भी योगी आदित्यनाथ अपना कमाल दिखाएंगे और आज हम भी उन्हें उनके जन्मदिन पर बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत।